हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी एंड जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 9 और सेक्शन 10 ऑफ एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो आपको स्क्रीन में साइड में शो हो रहा है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 9 क्या बताता है। तो सेक्शन 9 बताता है नोटिस ऑफ इंक्रीज ऑफ रेंट। जहां पे लैंडलॉर्ड, सबसे पहले हमें 9 का सबसेक्शन 1 समझना है। जहां पर लैंडलॉर्ड रेंट में इंक्रीज करना चाहता है, जो रेंट अभी तक चल रहा था उस रेंट में कुछ इंक्रीज करना चाहता है, तब क्या होगा? तब सबसे पहले तो हम उसको कितना इंक्रीज परमिट करेंगे? सबसे पहले तो हम लैंडलॉर्ड को लॉफुल इंक्रीज ही परमिट करेंगे। लॉफुल इंक्रीज क्या होता है हम पहले देख चुके हैं सेक्शन 8 में। तो यदि लैंडलॉर्ड रेंट में कुछ इंक्रीज करना चाहता है तो उसको कितना इंक्रीज दिया जाएगा? लॉफुल इंक्रीज ही परमिट किया जाएगा। अब इस लॉफुल इंक्रीज को करने के लिए क्या जरूरी है कि लैंडलॉर्ड अपने किराएदार को एक नोटिस दे। किराया बढ़ाने से पहले जरूरी है कि लैंडलॉर्ड अपने किराएदार को इस बात का नोटिस दे कि वो किराया बढ़ाना चाहता है। और जब लैंडलॉर्ड ने किराएदार को ऐसा नोटिस दे दिया है तो वो ऐसा बढ़ा हुआ किराया कब से ले सकता है? तो यहाँ हमें ये ध्यान देना है कि ऐसा बढ़ा हुआ किराया लैंडलॉर्ड ले सकता है उस नोटिस को की एक्सपायरी के 30 डेज के बाद से। दैट मीन्स मैं मान लीजिए लैंडलॉर्ड हूँ और मैं अपने किराएदार से चाहती हूँ कि वो अब इस स्थान को, जिस स्थान को वो धारण किए हुए, उस स्थान का एक बढ़ा हुआ किराया दे। मैं उसके रेंट में इंक्रीज करना चाहती हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सबसे पहले उस किराएदार को एक नोटिस देना पड़ेगा और उस नोटिस देने के बाद मैं उससे बढ़ा हुआ किराया कब से ले सकती हूँ? तो जिस तारीख को मैंने उसको नोटिस दिया है उस तारीख से लेकर 30 दिन का समय बीत जाने के बाद ही मैं उस किराएदार से बढ़ा हुआ किराया वसूल कर सकूंगी। ठीक है। अब इसका सबसेक्शन 2 हमें ये समझाता है कि नोटिस दिया कैसे जाएगा और नोटिस का फॉर्म क्या होगा। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि जो नोटिस है वो राइटिंग में होगा। राइटिंग में होने के साथ साथ ही वो नोटिस साइन किया जाएगा, या तो लैंडलॉर्ड के द्वारा या लैंडलॉर्ड के बिहाफ में किसी और व्यक्ति के द्वारा। ठीक है। और इस नोटिस को साइन करने के बाद लैंडलॉर्ड चाहे तो इसे रजिस्टर्ड पोस्ट से एक्नॉलेजमेंट लगा के भेज सकता है किराएदार के पास, या फिर लैंडलॉर्ड खुद पर्सनली भी किराएदार के पास जाके वो डिलीवर कर सकता है नोटिस। यदि किराएदार नहीं मिलता है तो उसके किसी फैमिली मेंबर को नोटिस दिया जा सकता है। यदि किराएदार या किराएदार के फैमिली मेंबर भी नहीं मिल रहे हैं तो हम उसके सर्वेंट को भी वो नोटिस दे सकते हैं। और इन सबके अलावा एक और ऑप्शन है हमारे पास कि हम उस पार्ट पे जहाँ पे वो किराएदार रहता है उसके कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट पे वो नोटिस चस्पा कर दें, फिक्स कर दें, लगा दें, तब भी वो इस प्रकार से भी नोटिस दिया जा सकता है। तो नोटिस देने के क्या क्या तरीके होते हैं ये हमें सबसेक्शन 2 में अच्छे से समझ में आ गए हैं। आगे चलते हैं। आगे है सेक्शन 10। सेक्शन 10 हमें बताता है रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी टू फिक्स स्टैंडर्ड रेंट एक्सेट्रा। सेक्शन 10 से ही हमें ये पता चलता है कि जो स्टैंडर्ड रेंट है वो फिक्स कौन करता है? रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी आरसीए फिक्स करता है। अब सेक्शन 10 का सबसेक्शन 1 हमें क्या समझाता है कि जब आरसीए को लैंडलॉर्ड या फिर टेनांट एप्लीकेशन देते हैं कि भाई किसी स्थान का, किसी अकोमोडेशन का प्लीज आप स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर दें। जब आरसीए को लैंडलॉर्ड या फिर टेनांट एप्लीकेशन देते हैं कि आप किसी स्थान का स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर दीजिए, तब आरसीए क्या करता है? उस स्थान का स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करता है। और स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कैसे करेगा? तो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग हम अपने पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। और या फिर
इंक्रीज कर सकता है स्टैंडर्ड रेंट को सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग। जब भी टेनांट के द्वारा या फिर लैंडलॉर्ड के द्वारा आरसीए को कोई एप्लीकेशन की जाती है तो वो क्या कर सकता है, वो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर सकता है या फिर सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड रेंट में इंक्रीज कर सकता है। अब इसका सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? इसका सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि जब भी आरसीए किसी प्लेस का स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करता है या फिर उस प्लेस के में लॉफुल इंक्रीज करता है, प्लेस के रेंट में लॉफुल इंक्रीज करता है, तो वो सेक्शन 7 और सेक्शन 8 के जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं उनको ध्यान में रखेगा। मतलब आरसीए सिर्फ सेक्शन 6, 7 और सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग ही स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर सकता है या फिर स्टैंडर्ड रेंट में कोई इंक्रीज अलाउ कर सकता है। सबसेक्शन 3 क्या बताता है कि यदि कोई अकोमोडेशन है जिसको हमने उपभाड़े पे दिया है, सबलेट किया है, तो आरसीए उस सबलेट करने वाले पार्ट के लिए भी स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर सकता है। आरसीए कोई अथॉरिटी है कि वो जिस पार्ट को सबलेट किया गया है उस पार्ट का भी स्टैंडर्ड रेंट डिसाइड कर सके। अब सबसेक्शन 4 क्या बताता है कि अब मान लीजिए आरसीए के पास ऐसी कोई कंडीशन है कि उस स्थान का स्टैंडर्ड रेंट वो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग फिक्स नहीं कर पा रहा है, तब क्या होगा? तो तब आरसीए उस स्थान का स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करते समय उस जगह की लोकेशन, उस जगह की सिचुएशन, उस जगह की कंडीशन और उस जगह के साथ साथ एमिनिटीज क्या दी जा रही हैं, सुविधाएं क्या क्या प्रदान की जा रही हैं, इन बातों को ध्यान में रखकर और उसी प्लेस के नियर बाय प्लेस में कोई उसी टाइप का यदि अकोमोडेशन है तो उसका किराया क्या है, इन बातों को ध्यान में रखकर उस स्थान का स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करेगा। ठीक है, उस स्थान की सिचुएशन क्या है, किस मतलब वो घर किस सिचुएशन में है, किस लोकेलिटी में है, उस घर की कंडीशन क्या है, घर या स्थान की कंडीशन क्या है, उस स्थान के साथ में लैंडलॉर्ड क्या क्या फैसिलिटीज दे रहा है, एमिनिटीज दे रहा है, सुविधाएं दे रहा है, प्लस उसी सिमिलर लोकेशन में जो दूसरे अकोमोडेशन है उसी टाइप के, उनका क्या स्टैंडर्ड रेंट है। इन बातों को ध्यान में रखकर आरसीए स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर सकता है। अगला सबसेक्शन 5 हमें ये बताता है कि जो आरसीए स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करेगा वो 12 महीने के लिए फिक्स करेगा। 12 महीने के लिए आरसीए स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करेगा, परंतु यदि अब टेनांट ने मासानुमासी या मंथ टू मंथ के लिए टेनांसी ली है तो क्या होगा, तो जो 12 मंथ का टोटल अमाउंट है उसको आप प्रपोर्शन निकाल लोगे 12 मंथ का 1 मंथ के अकॉर्डिंग और वो हमारा 1 मंथ का स्टैंडर्ड रेंट फिक्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आरसी हमेशा 12 मंथ का ही डिसाइड करता है और उसके अकॉर्डिंग हम प्रपोर्शनेट वैल्यू निकालकर 1 मंथ का किराया निर्धारित करते हैं यदि हम मंथ टू मंथ की टेनांसी में अपना स्थान दे रहे हैं तो। आगे समझते हैं सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 में आगे सबसेक्शन 6 क्या बताता है, तो सबसेक्शन 6 बताता है कि जब भी आरसीए स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करेगा तो वो अनफर्निश्ड स्टेट में करेगा। अनफर्निश्ड मतलब उस भवन की कोई बहुत साज सज्जा के अकॉर्डिंग नहीं करता कि भाई उसमें झूमर लगवा दिया या उसमें पुट्टी करवा दी तो हम उस अकॉर्डिंग उस जगह का स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करें, ऐसा नहीं है। हम उस प्लेस की अनफर्निश्ड स्टेट में ही स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करते हैं। और यदि लैंडलॉर्ड ने कुछ फर्नीचर सप्लाई किया है तो आरसीए एडिशनल चार्ज भी लगा सकता है फर्नीचर के लिए। ठीक है, ये आरसीए के लिए लॉफुल होगा कि वो कुछ एडिशनल चार्ज लगा दे यदि लैंडलॉर्ड ने किराएदार को कुछ फर्नीचर भी सप्लाई किया है अकोमोडेशन के साथ में। अब जब भी आरसीए स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करेगा तो वो उसमें अपने ऑर्डर में वो डेट भी फिक्स करेगा जिस डेट से वो स्टैंडर्ड रेंट वसूलनीय है। मतलब
आरसीए अपने ऑर्डर में ये भी बताएगा कि किस डेट से लैंडलॉर्ड किराएदार से स्टैंडर्ड रेंट लेगा। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका प्रोविजो, जो हमें ये बताता है कि वो डेट क्या हो सकती है। तो जिस दिन हम पढ़ के आए थे सबसेक्शन 1 में कि लैंडलॉर्ड और टेनांट जाके आरसीए के पास में एप्लीकेशन देते हैं कि स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर दीजिए इस अकोमोडेशन का। तो जिस दिन लैंडलॉर्ड या टेनांट के द्वारा आरसीए को एप्लीकेशन दी गई है, उस डेट से 30 दिन के पहले तक का ही बस स्टैंडर्ड रेंट फिक्स किया जा सकता है। उस 30 दिन के पहले की अवधि का स्टैंडर्ड रेंट फिक्स हम नहीं कर सकते। मतलब यदि रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर निकाला कि इस प्लेस का इस अकोमोडेशन का स्टैंडर्ड रेंट 1000 रुपीज है, जो फला फला डेट से वसूल नहीं होगा, तो वो डेट क्या हो सकती है? वो डेट जिस दिन लैंडलॉर्ड ने या फिर टेनांट ने आरसीए को एप्लीकेशन दी थी, उस डेट से 30 दिन के पहले तक की बस अवधि का स्टैंडर्ड रेंट फिक्स किया जा सकता है। और उस डेट से पहले 30 दिन के पहले की ही कोई डेट से स्टैंडर्ड रेंट चार्ज किया जा सकता है टेनांट पर। ये हमें ध्यान देना है। आई होप आपको सेक्शन 9 और 10 बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे हम समझते हैं सेक्शन 11। तो सेक्शन 11 बताता है फिक्सेशन ऑफ इंटरिम रेंट। ये बहुत ही आसान है। यदि हमने सेक्शन 10 के अंतर्गत सेक्शन 10 के अंतर्गत जब भी लैंडलॉर्ड या टेनांट ने आरसीए को कोई एप्लीकेशन दी है कि आप फिक्स कर दीजिए स्टैंडर्ड रेंट, और फाइनल डिसीजन इस पे नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केस में आरसीए क्या करेगा? यदि फाइनल डिसीजन उस एप्लीकेशन का नहीं हो पा रहा है, तो आरसीए कुछ इंटरिम रेंट उस अकोमोडेशन का डिसाइड कर देता है, और वो डेट डिसाइड कर देता है जब से ये इंटरिम रेंट पेएबल हो जाए उस प्लेस के लिए। उस डेट से लैंडलॉर्ड इंटरिम रेंट टेनांट से ले सकता है। आई होप आपको तीनों सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।